नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ठेले पर हिमालय। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग धर्मवीर भारती जी का जो जीवन परिचय उसे अच्छे से समझ चुके हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जब भी एग्जाम के अंदर जीवन परिचय पूछा जाता है तो उसमें क्या क्या बातें लिखनी होती हैं, और जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो उसमें वो कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ सके और ये चैप्टर पूरा लिंक हो सके। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से आप उस पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समय वेस्ट ना करते हुए कि धर्मवीर भारती जी का जो साहित्यिक परिचय है उसको संक्षेप में लिखिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे जो इनकी रचनाएं हैं वो मैंने बता दी थी। साथ में मैंने ये भी बताया कि जो धर्मवीर भारती जी थे वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक भी लिखा है, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, यानी कि साहित्य की सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ठीक है, तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं या उनका जो साहित्यिक परिचय है वो हमें बताना होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती जी का जो साहित्यिक परिचय है वो संक्षिप्त में लिखिए। धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय संक्षिप्त में लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया कि धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय संक्षिप्त में लिखिए। तो आप जब साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो उसकी शुरुआत जो है इस बात से कर सकते हो कि जो धर्मवीर भारती जी हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनका जन्म इलाहाबाद के अतरसुइया में सन 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में इनका जो गुनाहों का देवता है, ठीक है, या सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है वो इनकी प्रसिद्धि का आधार जो उपन्यास है। इस तरह से आप बनाते हुए चीजों को नोट करेंगे और आसानी से आपको ये लैंग्वेज याद भी हो जाएगी। मैं बहुत सरल ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए याद करने में। तो देखिए, शुरुआत कर रहे हैं अपन इसमें लिखने की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती जी ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनका जन्म इलाहाबाद के अतरसुइया में सन 1926 ईस्वी में हुआ था। तो ये शुरुआत कर देंगे इस तरह से। बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती जी का जन्म अतरसुइया, ठीक है, अतरसुइया में हुआ था 1926 में। धर्मवीर भारती जी शिक्षण कार्य
तथा पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से जुड़े रहे। इनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, तथा 11 सपनों का देश तथा 11 सपनों का देश उपन्यास है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी, सपना अभी भी, वह आद्यंत है। अंधा युग इनका एक गीति नाट्य है। मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, इनके कहानी संग्रह हैं। इनके कहानी संग्रह हैं तथा ठेले पर हिमालय तथा ठेले पर हिमालय कोमा कहनी अनकहनी व पश्यन्ति निबंध संग्रह है। और इनका निधन आप बता सकते हैं। साथ में साहित्यिक यानी जो पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन किया वो भी आप बता सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर इन्होंने अभ्युदय और संगम पत्रिकाओं के संपादन कार्य में सहयोग किया। इन्होंने
अभ्युदय एवं संगम पत्रों का संपादन करने में सहयोग किया तथा धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। इनका निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। तो आप बड़े अच्छे से एक बार देख लें कितना सरल तरीके से हम लोगों ने लिखा है कि धर्मवीर भारती जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लगभग साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनका जन्म इलाहाबाद के अतरसुइया में सन 1926 में हुआ था। धर्मवीर भारती जी शिक्षण कार्य और पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से जुड़े रहे। इनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश ये उपन्यास है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सपना, अभी भी व आद्यंत है। अंधा युग इनका एक गीति नाट्य है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान इनके कहानी संग्रह है। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्चिमी निबंध संग्रह है। इन्होंने अभ्युदय एवं संगम पत्रों का संपादन करने में अपना सहयोग किया तथा धर्मयुग पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। इनका निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। तो आप इस वर्ष के लिए ये अति महत्वपूर्ण लेखक परिचय आप टिक कर लीजिए अभी से, ठीक है। या तो इसका जीवन परिचय या इसका साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जा सकता है, संभावना है पूरी। तो आप इसको टिक लगा लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग ये जो ठेले पर हिमालय है इसको अब पढ़ना आरंभ करते हैं। ठेले पर हिमालय जो है निबंध है, लेकिन ये व्रतात्मक जो निबंध है जिसमें हिमालय की चोटी पर, शिखर पर बसे हुए गांव जिसका नाम है कौसानी, उसके सौंदर्य का, वहां की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हम लोग इस यात्रा को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसके सार को अच्छे तरह से सीखने वाले हैं। ये यात्रा कहां से कैसे कैसे होती है, पूरा विवरण आप लोगों को मैं बताने वाला हूं यहां। बस इसको मिटाने में थोड़ा सा समय लगता है, वो आप पेशेंस रखें, वीडियो स्किप ना करें। चलिए देखिए, अब हम लोग सीखते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए यात्रा वृत्तांत है क्या। यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विधा होती है जिसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है और उस यात्रा से जुड़े हुए जो अनुभव हैं वो पाठकों के सामने साझा करता है और साथ ही पाठकों को उस स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करता है। यह यात्रा वृत्तांत का क्या होता है, उद्देश्य होता है। और यात्रा वृत्तांत में किसी ना किसी स्थान की यात्रा का ही वर्णन किया जाएगा। तो जब भी हम लोग यात्रा वृत्तांत वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया और वो स्थान है कहाँ, ठीक है। तो रानीखेत यानी नैनीताल, रानीखेत के मजकाली से होते हुए उबड़ खाबड़ जो मोड़ हैं उनका वर्णन करना यहाँ अभी बाकी है। साथ ही जिस जगह की यात्रा का वर्णन हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर है, हिमालय में सोमेश्वर की घाटी है। हिमालय जो है वहां पर सोमेश्वर की घाटी है और उस सोमेश्वर की घाटी में ये कौसानी गांव बसा हुआ है। और गांधी जी ने इसके सौंदर्य को, इसके प्राकृतिक सुंदरता को देख करके ये कहा था
कि ये स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। क्या दिलाता है ये? स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। तो मैं आप लोगों के सामने इस यात्रा का वर्णन करूं उससे पहले मैं आप लोगों को इसके टाइटल के बारे में बात करता हूं कि ठेले पर हिमालय, ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है, ये लेखक के मन में कैसे उत्पन्न हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेखक है वो अपने एक उपन्यासकार मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़े थे। समझ बैठी बात? लेखक अपने एक उपन्यासकार मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़े थे और वहां पर बर्फ की सीलें लादे हुए एक बर्फ वाला आया। अब भाई बर्फ की सीलें लादे हुए एक बर्फ वाला आया, मतलब ठेला था, ठेली, धकेल, रेडी, अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी ठेली आप समझ रहे होंगे, उसके ऊपर बर्फ की जो सिल्लियां होती हैं उन्हों को रख करके और वो वहां से गुजर रहा था। और जो लेखक है और लेखक का जो मित्र है, उपन्यासकार मित्र, वो एक पान की दुकान पर खड़े थे। वहां जब वो बर्फ की सीलें लादे हुए वो बर्फ वाला वहां से जा रहा था, तो वहां जो लेखक है, लेखक का जो मित्र है, वो बर्फ में जो भाप उठ रही होती है उसको देखने लग जाते हैं, मानो उसे देख करके और एक मन में एक खरोंच आ गई हो, एक पीड़ा आई हो। किस चीज की पीड़ा, किस चीज की खरोंच? कि एक बार उन्होंने हिमालय की यात्रा की थी, कौसानी की यात्रा की थी, लेकिन वहां जाने के बाद भी उन्हें वहां वो बर्फबारी देखने को नहीं मिली। तो नजदीक से बर्फ को देखने की जो पीड़ा है वो उस बर्फ को देख करके और उनके हृदय में वापस आती है, एक पीड़ा उठती है। ठीक है, तो तत्काल लेखक के मन में ये टाइटल, ये शीर्षक कौंध गया, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। बच्चों ध्यान रखिएगा, हम अपने जीवन में या इस संसार की मोह माया में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन का कभी आनंद नहीं ले पाते। हम अपने माँ बाप को देख सकते हैं, अपने परिजन रिश्तेदारों को देख सकते हैं कि उनका जीवन एक बंधी बंधाई लकीर पर चलता है। सुबह तैयार होते हैं, अपने तय समय पर अपनी कंपनी, अपने जॉब पर पहुंच जाते हैं, लौट कर थके हारे मांदे अपने घर आ जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये जीवन दिन प्रतिदिन चलता रहता है। लेकिन इस संसार की मोह माया, इस परिवार के बंधनों से सुलझ करके और जगह जगह की यात्राएं करना, वहां के प्रकृति के साथ में खेलना, उसका लुत्फ उठाना, ये तभी संभव है जब हम इस मोह माया से निकल पाएंगे। यानी संसार के मोह माया से निकले बिना हम अपने जीवन का असली आनंद नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो लेखक है ये यही बात कहता है कि जब जब मैं बर्फ को देखता हूं, यानी कि चौराहों पर खड़े हुए ठेले पर जब बर्फ देखते हैं लोग, या किसी भी जगह उनको बर्फ दिख जाती है, तो उनके मन में आती है कि इस बर्फ का आनंद लेने के लिए हम भी जाएं ऐसी जगह पर, ऐसे बर्फीले क्षेत्र में हम जाएं जहां पर उसका लुत्फ ले सके। लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ के तले ऐसे दबे रहते हैं कि मन को महसूस कर रह जाते हैं और हम कहीं जा नहीं पाते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, यहां इस यात्रा वृत्तांत को मैं शुरू कर रहा हूं और आप सभी एक बार अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि मैं एक बार थोड़ा सा ये रीडिंग कर देता हूं, फिर हम लोग इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आप ये बुक निकाल लीजिए। अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, दूसरा लेक्चर चल रहा है धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक परिचय, दोनों का हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। धर्मवीर भारती जी का जन्म आप जानते हो सन 1926 ईस्वी में हुआ है, अतरसुइया इलाहाबाद में हुआ है और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, सभी विधाओं में उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम है धर्मयुग, उसका संपादन करके वे काफी लोकप्रिय हुए थे। इससे पहले भारती जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और कुछ समय तक साप्ताहिक संगम पत्र जो है उसके संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की
एक सजीव झांकी मिलती है। तो ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए आप कहते हैं ना सर हमने तो यार पूरी गाइड पढ़ डाली थी, पूरी बुक पढ़ डाली, क्वेश्चन ही नहीं आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये जो महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है आप ये ध्यान रख लेना। अगर बोर्ड में जो क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान को टॉप करते हैं उनके ये प्रश्न इस तरह के आते हैं जिसको अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान रखना जब भी कोई पेपर बनता है तो उसमें 60% पेपर ऐसा होता है जिसको हर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाता है, चाहे किसी ने कम पढ़ा हो या ज्यादा पढ़ा हो, वो अपने क्लास के पढ़ाई के ज्ञान के आधार पर उनका उत्तर लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। 60% नंबर जो है 60% पेपर को वो कवर कर लेता है। फिर उसके बाद की हम बात करते हैं तो आगे का जो 20% पेपर होता है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनसे अपर स्टूडेंट जो होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बाकी के 20% बचा हुआ जो भाग है उसको केवल वो टॉपर स्टूडेंट ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, उसका सही जवाब दे पाते हैं, इसीलिए वो राजस्थान को टॉप कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा खेल है राजस्थान के अंदर। आपको अगर टॉप आना है या किसी भी एग्जाम के अंदर आपको टॉप करना है तो आपको उस एग्जाम की जो रणनीति है वो मालूम होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए ये सब चीजें लेकर आऊंगा इस वीडियो पर, इसी चैनल पर। तो देखिए बच्चों यहां समझ में आ गया। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की एक सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश ये उपन्यास हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनु प्रिया, सपना, अभी भी व आध्यन ये काव्य हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान ये इनके कहानी संग्रह है। अंधा युग ये एक गीति नाट्य है। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती निबंध संग्रह है। इनके अतिरिक्त इन्होंने रेखा चित्र भी लिखे हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं, एकांकी, नाटक, संस्मरण, यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कार्य किया। प्रस्तुत निबंध, अब सुन लेना पाठ परीक्षा आ रही है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी गांव के पर्वतीय क्षेत्र में, कौसानी गांव के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, छटा मतलब सुंदरता, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक, यानी कि नैसर्गिक का मतलब यथार्थ, वास्तविक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी, संध्या और बर्फानी दिवस, समस्त शाप ताप, यानी 3 ताप होते हैं, त्रिताप, ताप मतलब दैहिक, दैविक और भौतिक। ठीक है, शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद, यानी मन के भीतर की जो दुविधा है वो उसे मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है, यानी कि प्रत्यक्ष ही वह सौंदर्य हमें दिखाई देने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कौसानी की यात्रा का वर्णन। तो मैं आपको इसका जो सार है, इसकी जो समरी है इस चैप्टर की, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद में हम रीडिंग करेंगे, और जब रीडिंग करेंगे तो उसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको नोट कराता हुआ चलूंगा और आप उसको नोट करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपके ईयरफोन यानी कि जो लीड है वो आपके कान में होनी चाहिए, और आपके आंखों के सामने मोबाइल, लैपटॉप जिससे भी आप देख रहे हो आपके सामने होना चाहिए, नो डिस्टर्बेंस। अब कितना बड़ा मौका मिला है आप लोगों को, कितना बड़ा अवसर मिला है कि जो शिक्षक हैं वो आपके घर पर, आपके हाथों में, कितने करीब से आप लोग टीचर को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका क्लास कितना सुंदर हो गया है ये देखिए आप लोग। अगर आप मन से, दिल से एक वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग इसका जो समरी है इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ एक
तकनीकी। चलिए यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय की हम शुरुआत करें। लेखक अपनी यात्रा का वर्णन कर रहा है कि हम लोग जब हिमालय की यात्रा पर गए तो देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं? रानीखेत। अब ये रानीखेत यानी नैनीताल से रानीखेत गए थे। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ नैनीताल की। किसकी बात करेंगे? नैनीताल। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के ऊबड़ खाबड़, मजकाली के ऊबड़ खाबड़ मार्ग को या सड़क को पार करते हुए कहां पहुंचे? कौसानी। ये जो कौसानी है ये हिमालय की, जो हिमालय है, हिमालय की जो सोमेश्वर की घाटी है, हिमालय की सोमेश्वर की घाटी में बसा एक छोटा सा सुंदर सा गांव है। कौसानी जो है हिमालय की सोमेश्वर की घाटी में बसा छोटा सा सुंदर सा गांव है। और इस कौसानी के सौंदर्य को देख करके, कौसानी के सौंदर्य को, तो आप पूरा लिख लेंगे, कौसानी के सौंदर्य को देखकर ही गांधी जी ने कहा था कि कौसानी को देखकर स्विट्जरलैंड का आभास होता है। ठीक है, कौसानी के सौंदर्य को देखकर ही गांधी जी ने कहा था कि कौसानी को देखकर स्विट्जरलैंड का क्या होता है? आभास होता है। तो ये जो बात है इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया ये कि कौसानी को देखकर स्विट्जरलैंड का आभास होता है, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी सुंदरता की वजह से जाना जाता है। उसकी प्रसिद्धि का कारण उसका सौंदर्य है। और ये जो कौसानी है ये भी स्विट्जरलैंड की तरह ही यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत अद्भुत है। यहाँ के जो नज़ारे हैं, यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो अनुपम हैं। सुरम्य घाटियाँ हैं, ठीक है ना, बर्फीला प्रदेश है, वहाँ घाटियों से केसर मानो पिघल रहा हो। अभी सारा वर्णन आएगा उन चीज़ों का। अब देखिए यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत के मजकाली के ऊबड़ खाबड़ मार्ग को पार करते हुए लोग कहाँ पहुँचे? कौसानी पहुँचे। अब सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि लेखक आखिर कौसानी गया क्यों? कौसानी गया क्यों? क्योंकि लेखक का एक उपन्यासकार मित्र है जो अल्मोड़े का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला है? अल्मोड़ा का रहने वाला था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये लोगों का जो रूट प्लान है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया, दोबारा सुन लीजिए। नैनीताल, नैनीताल से कहाँ पहुँचे? रानीखेत, और रानीखेत से कहाँ पहुँचे? मजकाली, और मजकाली के बाद में ये लोग पहुँच गए कोसी। कहाँ पहुँच गए? कोसी। ठीक, अब कोसी से दो रास्ते निकल गए। कोसी से क्या हो गए? दो रास्ते हो गए। आप ये समझिए,
एक रास्ता जो है ये आगे की ओर चला गया और एक रास्ता जो है कोसी से कहाँ की तरफ जाना था इनको, इन्हें जाना था कोसानी। इन लोगों को जाना कहाँ है भाई, इनको कोसानी जाना है। कहाँ जाना है, कोसानी जाना है। ठीक, अभी ये लोग यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ से यात्रा लेखक कर रहा है धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी के साथ उनका एक मित्र है और इधर से आगे क्या पड़ता है, अल्मोड़ा। क्या पड़ता है, अल्मोड़ा। ये जो अल्मोड़ा है यहाँ से कौन आने वाले थे, लेखक का एक तो उपन्यासकार मित्र। पूरा लिख देते हैं इसको, इस शॉर्ट नोट्स को आप बना लेंगे। लेखक का उपन्यासकार मित्र और इसी के साथ जो थे वो थे प्रसन्न बदन शुक्ल जी। कौन थे, प्रसन्न बदन शुक्ल जी। उपन्यासकार मित्र जो है जिसका नाम क्या है, प्रसन्न बदन शुक्ल जी। चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि प्रसन्न बदन शुक्ल जी क्या नाम है, प्रसन्न बदन शुक्ल जी, प्रसन्न बदन शुक्ल जी। और इन्हीं के साथ में इनका एक मित्र था जो शहर का मशहूर चित्रकार था। शहर का मशहूर चित्रकार जिसका नाम क्या है, सेन। ठीक, तो ये इसके साथ में था। यानी कि जो प्रसन्न बदन शुक्ल जी हैं उनके साथ शहर का एक मशहूर चित्रकार था सेन। और यहाँ से जो यात्रा करने वाले थे इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ से जब यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो धर्मवीर भारती जी हैं, कौन कर रहे हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। और इन्हीं के साथ इनका एक मित्र है जो यहाँ से यात्रा कर रहे हैं। और इधर से प्रसन्न बदन शुक्ल जी और उन्हीं के शहर का यानी अल्मोड़े का शहर का इनका जो मशहूर चित्रकार है जिसका नाम है सेन, ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूरा मैप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लेखक है इनको जाना कहाँ है, कोसानी जाना है। अब कोसानी जाना है तो इनकी बस कोसी पहुँच गई। कोसी में ये लोग उतर गए, कोसी में ये लोग उतर गए क्योंकि इनको कहाँ जाना था, कोसानी जाना था। और बस कोसी में इनको उतारने के बाद कहाँ चली गई, अल्मोड़े की तरफ चली गई। अल्मोड़े से इनका मित्र जो है प्रसन्न बदन शुक्ल जी और उन्हीं के साथ में एक शहर का मशहूर चित्रकार सेन, वो उनके साथ में आता है। अब देखिए ये बताता है कि एक तो आप ध्यान रखिए, अगर किसी बच्चे ने अगर यहाँ की यात्रा करी होगी तो उसे मालूम होगा कि ये जो नैनीताल है, मंसूरी है या शिमला है, ये जो पहाड़ी इलाके हैं जिनको पर्वतीय क्षेत्र बोला जाता है, वहाँ जो जाने का या आने के जो रास्ते होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं, घुमाव होते हैं। ठीक है, और हाइट पे जाते जाते और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और जब जाते हैं तो सिर घूमने लगता है बहुत भयंकर। यानी कि ऐसी इच्छा होती है कि अब तो प्रभु उठा लो, यहाँ क्यों आए हम लोग। लेकिन जब उन सारी मुसीबतों को पार करके और उस हिमालय की उन वादियों के अंदर, उन घाटियों के अंदर जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ की सुंदरता को देख करके मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, मन करता है यहीं मैं अपना पूरा जीवन बसा लूँ, यहीं मैं रुक जाऊं अपने जीवन के अंदर, यहीं इसी जगह व्यवस्थित हो जाऊं। तो देखिए यहाँ इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। कोसानी पहुँच गए। अब यहाँ जो सेन है इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये बिल्कुल दुबला पतला सा, एमिल झोला यानी इनकी दाढ़ी, इनके साथ ये आते हैं। अच्छा खासा अटपटा सा है,
लेकिन बहुत जल्दी इनके साथ में जो है घुल मिल जाता है। ये लोग कोसी में पहुंचे, अभी जाना कहाँ है, कौसानी जाना है। ठीक, अब कोसी से बस में सवार होकर के ये लोग यहाँ से चल दिए। जैसे जैसे कौसानी नज़दीक आता जाता है, लेखक धर्मवीर भारती की जो अधीरता है, व्याकुलता है, वो बढ़ती जाती है और उसे थोड़ा सा क्षोभ यानी दुख भी होता है। क्यों कि जिस कौसानी के सौंदर्य की हम बात कर रहे हैं वो अभी तक दिखा क्यों नहीं है। इतनी दूर हम आ गए हैं लेकिन वो सौंदर्य मुझे अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि अब वो कौसानी से चलकर 18 मील आ गए थे और अब केवल कुछ ही दूरी बची थी, लेकिन वो सुंदरता उन्हें नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो कौसानी के बस स्टैंड पे, बस अड्डे पर पहुँचे, वहाँ जो बस अड्डा है वो ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, वही सामान्य सा बस स्टैंड है। जब वहाँ पर उतरे तो ये बड़ा मन खिन हुआ, कहाँ है वो सुंदरता। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलकर सामने देखा तो वाह क्या प्रकृति का दृश्य था, मानो हिमालय उनके सामने साक्षात सामने आ गया हो। तो यहाँ की सुंदरता ही हम लोग, वहाँ की प्रकृति का जो सौंदर्य है उसे ही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं और रीडिंग करेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि धर्मवीर भारती लेखक को अल्मोड़ा का जो एक मित्र था, उपन्यासकार मित्र, उसी ने वहाँ कौसानी आने के लिए उसको निमंत्रित किया था कि वो वहाँ पर आएँ और कौसानी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है वो उसे देखें और वहाँ का आनंद लें। ठीक, तो यहाँ हम लोग इस चैप्टर को सीखने वाले। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का आप लोग, फिर मैं यहाँ रीडिंग करना शुरू करते हैं इस चैप्टर की। और आज जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, अभी मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि समय अभाव है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की पूरी रीडिंग भी कर लेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ लेंगे। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक इस निबंध को, इस यात्रा वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।